नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान। मध्य प्रदेश की 28 उम्मीदवारों के लिए अखाड़ा अब तैयार हो चुका है। उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। आज से नामांकन भी शुरू हो गया है। तो वहीं 3 नवंबर को मतदान से पहले अब नेताओं के दौरे भी तेज हो गए हैं। दनादन चुनावी सभाएं हो रही हैं। सभी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि नतीजे आने के बाद किसी मलाल की गुंजाइश ना रह जाए। तो उपचुनाव से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरों के साथ हम हाजिर हैं खास कार्यक्रम 28 का अखाड़ा लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको ले चलते हैं देश के दिल मध्य प्रदेश की पहचान सांची, जो राजधानी से 48 किलोमीटर दूर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहां के ऐतिहासिक महत्व वाले स्तंभों से जिसे निहारने के लिए हर साल लाखों की तादाद में यहां लोग खींचे चले आते हैं। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सांची में सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में क्या है सांची का सियासी समीकरण, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सांची, जो देश के दिल मध्य प्रदेश की पहचान है, राजधानी भोपाल से सिर्फ 48 किलोमीटर की दूरी पर है। देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शुमार सांची को पहचाना जाता है यहां के ऐतिहासिक महत्व वाले स्तूपों और स्तंभों से, जिसे निहारने के लिए हर साल लाखों की तादाद में यहां लोग खींचे चले आते हैं। हालांकि सांची एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि उपचुनाव में इस बार यहां से दावा ठोक रहे हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। उपचुनाव का बिगुल बजते ही इस सीट को अपने पाले में डालने की कवायद शुरू हो चुकी है। चूंकि इस बार चुनाव में हर एक सीट की खास अहमियत है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस सीट के संग्राम को हर हाल में जीतना चाहते हैं। सिंधिया के साथ कांग्रेस को अलविदा कहने वाले प्रभुराम चौधरी को टक्कर देंगे कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी। सांची सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 1966 से 2018 के चुनाव तक इस सीट पर ज्यादातर समय बीजेपी का ही कब्जा रहा। सिर्फ 3 बार 1985, 2008 और 2018 में कांग्रेस को यहां से जीतने का मौका मिला। खास बात यह भी है कि बीते 35 सालों से इस सीट पर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार के बीच ही मुकाबला होता रहा है। 1993, 1998 और 2003 के चुनाव में जहां बीजेपी से डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जीते, वहीं 2008 में टक्कर हुई तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार को हरा दिया। जबकि 2013 के चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने कांग्रेस के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को मात दे दी। वहीं साल 2018 में हुए चुनाव में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार मुदित शेजवार को हरा दिया। सांची सीट पर मुद्दों की बात करें तो बुनियादी सुविधाएं, विकास, रोजगार के अलावा भारी बारिश के बाद बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा, कृषि प्रधान इस विधानसभा सीट का एक बड़ा मुद्दा है। सांची के वोटर्स की बात की जाए तो यहां कुल वोटर्स की तादाद 2,40,775 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,28,374 है। साथ ही महिला वोटरों की संख्या 1,12,392 है। वहीं थर्ड जेंडर वोटर की संख्या सिर्फ 9 है। पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत करीब 75% रहा था। सांची सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मदन लाल चौधरी को टिकट देकर कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। वहीं प्रभुराम चौधरी के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद से ही टिकट की आस में मदन लाल चौधरी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी थी और आखिरकार कांग्रेस ने उन पर ही भरोसा जताया है। अगर सांची सीट के जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो यहां पिछड़ा वर्ग के करीब 1,35,000 मतदाता हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लगभग 45,000 मतदाता, जिनको साधने की चुनौती दोनों ही दलों के पास होगी। सांची के सियासी समीकरण को देखते हुए यहां काफी रोचक मुकाबले की उम्मीद नजर आती है और देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सांची के सांचे में एकदम फिट बैठता है। सांची से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर ज्यादा हमला करने के बजाय इन दिनों कमलनाथ पर प्रहार कर रहे हैं। भोपाल में उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला। आरोप लगाया कि कमलनाथ ने पूरे प्रदेश को करप्शन का अड्डा बना दिया था और दलालों का राज कायम हो गया था। कर्ज माफी की बात कहकर उन्होंने किसानों को धोखा दिया, तो वहीं शिवराज सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर पूरे प्रदेश को तबाह करने के बाद अब कह रहे हैं उनसे क्या गलती हो गई। पूरे प्रदेश को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। मध्य प्रदेश दलालों का अड्डा था। जनता नहीं पहुंचती थी, दलालों की तुम तक पहुंच थी। बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता था। गांव गांव में दलाल घूम रहे थे काम करवाने के, पैसे लाओ पैसे लाओ। कर्जा माफी की बात करके तुमने किसानों को धोखा दिया, कर्जा माफ नहीं किया। 6,000 करोड़ का जो किया उसके भी पैसे पूरे नहीं दिए, मुझे भरने पड़े कुछ। बेरोजगार भत्ता नहीं दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 1,500 रुपया कम कर दिए। मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी की। संबल योजना बंद कर दी। बेटा बेटियों का फीस भरवाना बंद, लैपटॉप देना बंद, स्मार्टफोन देना बंद। विदेश भेज के जो पढ़ाई करवाते थे वो बंद। बहनों के लड्डू छीन लिए तुमने। जन्म के पहले जन्म के बाद जो पैसा देते थे 16,000 वो बंद। एक्सीडेंट पर मौत के 4 लाख बंद। सामान्य मृत्यु के 2 लाख बंद। अंतिम संस्कार के 5,000 तक तो खा गए। बेटियों के कन्यादान के पैसे नहीं दिए। पिछले साल किसान की फसल खराब हुई, 5,000 करोड़ की राहत की राशि नहीं दी। कितने धोखे दिए। विकास के काम ठप्प कर दिए। पूरे प्रदेश को तबाह कर दिया और अब कह रहे हो मुझसे क्या भूल हुई। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 के अखाड़े में पूरी तरह से कूद चुके हैं। वह ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। सीएम आज आगर मालवा के कानड़ पहुंचे, जहां वह बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए। तो आगर मालवा के कानड़ पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पूरी तरीके से वो चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक उनकी चुनावी रैलियां हो रही हैं। उपचुनाव के रण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से कूद चुके हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के कायमपुर में बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हम आईफा के नाम पर पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, उसके लिए हम काम करेंगे। नाथ जी ने पूरा प्रदेश बेच दिया था। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता था। सब जगह दलाल सक्रिय थे। विकास ठप्प कर दिया था। हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी थी। पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मची थी और इसलिए प्रदेश को बचाने के लिए डंग जी ने और बाकी नेताओं ने, सिंधिया जी ने त्याग किया और इस सरकार को गिराया, क्योंकि वो सत्यानाशी सरकार थी। अब इनने कुछ किया तो है नहीं। बेमतलब में विकास के एक काम नहीं किए। अब मैं अगर सड़कों का उद्घाटन कर रहा हूं, लोकार्पण कर रहा हूं, तो चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को उद्घाटन मत करने दो, लोकार्पण मत करने दो। तुमने तो एक ईंट नहीं लगाई, मैं कर रहा हूं तो विकास तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। कहते नारियल लेके चल रहे हैं। हाँ, नारियल लेके चल रहे हैं और फोड़ेंगे और विकास के काम करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। तो 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। पार्टी अब मंडल के बाद बूथ सम्मेलन करेगी। 15 से 24 अक्टूबर तक बीजेपी का बूथ सम्मेलन होगा। उपचुनाव वाले सभी 7,000 बूथों पर पार्टी का बूथ सम्मेलन होगा। बीजेपी अभी तक 59 मंडलों में सम्मेलन कर चुकी है। बूथ सम्मेलनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा,
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी मंडल सम्मेलनों में पहुंच रहा है और आने वाली 14 तारीख तक हम लोगों के सभी 128 मंडल सम्मेलन संपन्न हो जाएंगे। इसके पश्चात 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बूथ सम्मेलन हम लोग करेंगे और सभी लगभग 7,000 बूथ जो 28 विधानसभा के हैं उन सभी 7,000 बूथों पर बूथ सम्मेलन 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में संपन्न होंगे। तो उपचुनाव की घोषणा होने से पहले कांग्रेस सिंधिया की संपत्ति को लेकर लगातार हमला कर रही थी और आज पहली बार सिंधिया ने कांग्रेस के आरोपों का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि यह भी कह दिया कि नए नए जो महाराजा बने हैं वह बताएं कि उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। आप पे एलिगेशन लगाते भी नया मामला उठा लाए कि आपने एक प्रॉपर्टी हथियार ली है, आपके परिवार पे एलिगेशन क्यों लगाते? देखो भैया, आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। वो बार बार एक बात कहते हैं आप। चुनावी माहौल में जात पात को लेकर नेताओं की बयानबाजी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया। पिछले दिनों मंत्री इमरती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो जनसंपर्क के दौरान जात पात की बात कह रही थी। सिंधिया ने कहा कि मैं सिंधिया परिवार का मुखिया हूं और ना जात ना पात, केवल जनता का विषय और जनता का विकास, यही हमारा एजेंडा होना चाहिए। कहीं भी मध्य प्रदेश के कोने पे खड़े हो जाओ। मैं सिंधिया परिवार का मुखिया हूँ। मैंने कल के हमारे सभाओं में भी कहा, न जात न पात, केवल जनता का भविष्य और जनता का विकास, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। मेरे लिए हर जाति, हर समुदाय, हर इंसान, हर मतदाता मेरे लिए मेरा भगवान है और उनका विकास करना मेरा धर्म है। तो मंत्री इमरती देवी के भाषण का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इमरती देवी लोगों से कह रही हैं कि मैंने उनसे कहा था कि महाराज साहब और मुख्यमंत्री जी ये सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं करती। जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना, जो भी प्लेट बने वो सच्ची बने। इमरती देवी आगे ये भी कह रही हैं कि सीएम ने जो भी भूमि पूजन किए उनके काम शुरू हो गए हैं, बांध, अस्पताल, सड़क सब बन रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस चीज़ को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दोनों जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहाँ मौका आता है फोड़ देते हैं। इस बात की पुष्टि उनके ही कैबिनेट की मंत्री इमरती देवी जी ने कर दी है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी और सिंधिया जी कृपया करके झूठे नारियल न फोड़ें, जहाँ काम हो रहा हो वहीं नारियल फोड़ें। तो मैं समझता हूँ कि सिद्ध हो गया इस बात का कि ये जितने भी नारियल फोड़ रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं ये सब झूठे हैं। ये मैं समझता हूँ कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने जब कह दिया तो ये सर सिद्ध हो गया। मध्य प्रदेश की जनता को पता चल गया जो कमलनाथ जी कहते हैं वो सत्य वचन है। तो आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रदेश में लगातार हो रहे ट्रांसफर पोस्टिंग पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिया और सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस मामले में चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की। तो मुख्यमंत्री द्वारा जगह जगह शिलान्यास करने और नारियल फोड़ने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उपचुनाव को लेकर यह सब किया जा रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के कमलनाथ अब कुछ नहीं कर सकते, चुनाव में कांग्रेस की हार तय है। जो 28 सीटों पे जहाँ ये नारियल फोड़ने की एक आंधी सी इन्होंने चला पड़ी है,
वो सिर्फ चुनावी एक्सटेंट है। ये चुनाव को जीतने के लिए जनता को गुमराह करने का इनका प्रोपोगंडा है। ये कहीं भी मध्य प्रदेश की जो माली हालत है बहुत खस्ता है, बहुत दयनीय है। कि ये ग्वालियर का विकास चले, सब जगह चले, माननीय कमलनाथ जी खुद चले। कमलनाथ जी के पास नारियल फोड़ने की तथ्य नहीं बची है। एक 74 साल का बुजुर्ग जो कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीईओ है, तो वो क्या कहेंगे राजनीति में जिंदा रहने के लिए। और 28 का अखाड़ा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। उपचुनाव के बीच नेताओं में जुबानी हमले का दौर जारी है। ऐसा ही कुछ रतलाम में भी नजर आया, जहां सांसद गुमान सिंह डामोर ने कांग्रेस से बीजेपी में आए सभी विधायकों को देशभक्त और राष्ट्रभक्त विधायक बताया और कहा कि इन विधायकों ने कांग्रेस सरकार की लूट मार से परेशान होकर इस्तीफा देकर बीजेपी में आए हैं। इन विधायकों का कहना था कि वो कलंकनाथ और कपटनाथ के साथ रहकर इस प्रदेश को लूटना खसोटना नहीं चाहते थे। राष्ट्रभक्त विधायक थे जो इस लूटमारी की प्रक्रिया से दूर थे। उनका इतना दम घुटा कि करीब 24 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर के उन्होंने ये बोला कि हम हमारे सब बातों को छोड़ करके हम मध्य प्रदेश के हित में, इसलिए हम ये कलंकनाथ कपटनाथ के साथ रह करके हमको प्रदेश को लूटना खसोटना हमको मंजूर नहीं है। और छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी और कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने लोधी के जीजा पर अपने लाभ के लिए बीजेपी से सौदा करने का आरोप लगाया, तो वहीं प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस विधायक पर पलटवार करते हुए रेत के अवैध उत्खनन का वायरल वीडियो का हवाला दिया। बहरहाल कांग्रेस ने अपने विधायक का बचाव किया है। इनके जीजा सुरेंद्र सिंह ने सौदेबाजी करके प्रद्युम्न सिंह को भाजपा में पहुंचा दिया और भाजपा के लिए चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने वहां पर सौदेबाजी की और मंत्री पद चाहते थे, लेकिन मंत्रिमंडल में पूरी संख्या होने के कारण उन्होंने अध्यक्ष में उनको अपने आप से संतोष करना पड़ा। का बड़ा वीडियो वायरल हुआ था चरण यादव के साथ, तो किसी ने देखा नहीं क्या? बड़ा सबूत चाहिए क्या आपको? वो ऐसा काम नहीं करते। अगर वो ऐसा काम करेंगे तो आप तो आरोप लगा के सद्दा करके बता दें तो मैं आपके नीचे से निकल जाऊंगा, जहाँ से करेंगे एक भी कोई आरोप लगा दें। ये रेट कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास और उनका जो उन्होंने पार्टी के साथ में जो गद्दारी की, ये मुद्दा है पूरे क्षेत्र में। रही बात क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी जी की, तो उनकी पुश्तैनी माइनिंग का काम है, उनके कारोबार चलते हैं, वो लोग समय समय पर जो भी सरकार के द्वारा टैक्स लिया जाता है उनका देते हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ उनके गुर्गों का विकास हुआ। प्रदेश में 15 महीने में 1 इंच भी सड़क नहीं बनाने का आरोप कांग्रेस की सरकार पर मंत्री विश्वास सारंग ने लगाया। इसके साथ ही कहा शिवराज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया। राहुल गांधी पर भी विश्वास सारंग ने तंज कसा। कि कमलनाथ जी की सरकार में विकास हुआ तो केवल और केवल कांग्रेस के गुर्गों का हुआ। ये बात सही है कि कांग्रेस की सरकार में यदि विकास हुआ तो केवल मुख्यमंत्री निवास और मंत्रियों के बंगले का हुआ। वो कमलनाथ जी की सरकार जो 15 महीने तक मध्य प्रदेश में रही, 1 इंच भी सड़क नहीं बनी, 1 यूनिट भी बिजली का उत्पादन नहीं हुआ, विकास की गति को थमने नहीं दिया। दूसरी बात, कमलनाथ जी ने कहा है कि वो यदि मध्य प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने तो वो कृषि सुधार विधेयक और उस बिल को मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। मैं पहले भी कहता आया हूं कि एक कहावत है कि मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूँगा, ना मौसी को मूछें होंगी ना वो मामा कह पाएंगे। हम तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं आज मीडिया के भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी के ऑफिस में जो उनका टिकट बुक करता है
उससे आप जानकारी लेते रहिए कि 10 नवंबर की शाम की फ्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे या 11 नवंबर की सुबह की फ्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे। उनका मध्य प्रदेश में 15 महीने का कार्यकाल और ये 2-3 महीने की उनकी नाटक नौटंकी की राजनीति के बाद ये निश्चित है कि वो 11 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे। 40 साल तक इस मध्य प्रदेश की राजनीति के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले कमलनाथ जी जब कोरोना संकट आता है मध्य प्रदेश में तो वो आईफा की तैयारी करवाते हैं। जब कोरोना संकट की समीक्षा बैठक की ज़रूरत होती है तो वो हिंदुस्तान के बड़े हॉट स्पॉट कोरोना के इंदौर में आईफा अवार्ड की तैयारी करवाते हैं। हीरोइनों को के साथ खड़े होकर गलभैया करते हैं, जाम से जाम टकराए जाते हैं, पर कोरोना की चिंता नहीं होती। वो कमलनाथ जी जो 15 महीने तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने विकास की अवधारणा को ही झुटला। बुरहानपुर की नेपानगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर के पक्ष में प्रचार और जनसंपर्क करने आए खंडवा के बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा पर आचार संहिता का आरोप लगा। नेपानगर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सोहन सैनी ने खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा के खिलाफ खंडवा विधायक नाम पट्टिका वाले वाहन से जनसंपर्क और प्रचार करने को आचार संहिता का उल्लंघन बताया और इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह को दी। एक वीडियो देखा होगा जिसमें वे थाली में 100 और 50 का नोट डालते हुए पाई गई, जो कि आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन है। उसी कड़ी में जो कि निर्वाचित विधायक हैं देवेंद्र जी वर्मा, जो खंडवा से हैं, वो यहाँ नेपानगर के एमएस गार्डन में आकर के विधायक खंडवा की गाड़ी साथ लेकर के चल रहे हैं, जबकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, जिसमें कोई भी जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी अपने नाम की तख्ती गाड़ी के आगे लगाकर कहीं भी आ जा नहीं सकता है। तो ये तो इनकी फितरत में है, ये उल्लंघन करेंगे ही अभी आने वाले समय में। और आप देखिए कि क्या क्या करते हैं। बस फिलहाल में इस बात की शिकायत हम माननीय चुनाव आयोग से करेंगे। और इधर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू इन दिनों गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रही हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने ग्रामीणों से भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा कि आपकी बिटिया बनकर मैं हमेशा रही हूं। आज बिटिया एक ही चीज कहेगी, बूढ़े बूढ़े माँ बाप देखे हैं गांव में, शहर में और विदेश में देखे हैं, बेटा साथ छोड़ देता है, बेटी हमेशा साथ रहती है। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर थोड़ी देर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल बैठक में मौजूद रहेंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया। कहा 10 से ज्यादा दावेदार, 4 से 5 नाम पैनल में रहेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति को नाम भेजे जाएंगे। तो कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और वो राजधानी पहुंच चुके हैं। पीएल पुनिया ने कहा कि मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार देगी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।